नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीव विज्ञान कक्षा 12 में। हम चैप्टर नंबर 23 मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में जो पढ़ा आज हम उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा शुरुआत में श्वसन संबंधी आयतन। श्वसन संबंधी जो आयतन होते हैं ये मुख्यतः 4 प्रकार के बताए गए हैं। सबसे पहले ज्वारीय आयतन, जिसको टाइडल वॉल्यूम और शॉर्ट में टीवी भी कहा जाता है। दूसरा होता है निःश्वसन आरक्षीय आयतन, जिसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और शॉर्ट में IRV भी कहा जाता है। तीसरा है उच्चवसन आरक्षीय आयतन, जिसे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ERV भी कहा जाता है। और चौथा है अवशिष्ट आयतन, जिसे रेजिडुअल वॉल्यूम और RV भी कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ज्वारीय आयतन के बारे में। ज्वारीय आयतन किसे कहा जाता है? सामान्य श्वसन क्रिया में एक निःश्वसन में ग्रहण की गई तथा एक उच्चवसन में बाहर निकाली गई वायु का जो आयतन होता है उसे ही ज्वारीय आयतन कहा जाता है, और इसका मान जो है वो 500 ml तक होता है। फिर आता है निःश्वसन आरक्षीय आयतन। निःश्वसन आरक्षीय आयतन का तात्पर्य क्या होता है कि एक निःश्वसन में बलपूर्वक फेफड़ों में भरी गई वायु। निःश्वसन का तात्पर्य होता है वायु को फेफड़ों में अंदर भरना, और बलपूर्वक इस तरीके से जब हम बलपूर्वक वायु को फेफड़ों में भरते हैं तो वो जो आयतन जो होता है उसे ही निःश्वसन आरक्षी आयतन कहते हैं, और इसका मान जो होता है वो 2500 से लेकर के 3000 ml तक होता है। इसके पश्चात आता है उच्चवसन आरक्षीय आयतन। उच्चवसन का तात्पर्य तो आपको पता ही होगा कि जो वायु फेफड़ों से बाहर निकाली जाती है। तो उच्चवसन आरक्षीय आयतन का तात्पर्य क्या होता है कि एक उच्चवसन में बलपूर्वक फेफड़ों से बाहर निकाली गई वायु का आयतन ही उच्चवसन आरक्षीय आयतन कहलाता है, और इसका मान जो होता है वो 1000 से 1100 ml तक होता है। फिर चौथे नंबर पर आता है अवशिष्ट आयतन, जिसको रेजिडुअल वॉल्यूम और RV भी कहते हैं। ये क्या है कि एक उच्चवसन में, उच्चवसन का मतलब फेफड़ों से वायु को हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन अवशिष्ट आयतन में क्या बताया गया कि एक उच्चवसन में बलपूर्वक वायु को फेफड़ों से बाहर निकाल देते हैं, और फेफड़ों से बाहर निकालने के बाद भी फेफड़ों में बची हुई वायु का आयतन, यानी कि जब हम बलपूर्वक फेफड़ों से वायु को बाहर निकाल रहे हैं उसके बाद भी कुछ वायु की मात्रा फेफड़ों में बची हुई रह जाती है, उसे ही अवशिष्ट आयतन कहा जाता है, और इसका मान जो है वो 1100 से लेकर 1200 ml तक होता है। ठीक है विद्यार्थियों, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले है ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन का मतलब है सामान्य श्वसन क्रिया में एक निःश्वसन में ग्रहण की गई वायु तथा एक उच्चवसन में बाहर निकाली गई वायु का आयतन ही ज्वारीय आयतन कहलाता है। इसका मान है 500 ml। निःश्वसन आरक्षीय आयतन का तात्पर्य एक निःश्वसन में बलपूर्वक फेफड़ों में भरी गई वायु का आयतन निःश्वसन आरक्षीय आयतन कहलाता है, और इसका मान जो है वो 2500 से 3000 ml होता है। फिर उच्चवसन आरक्षीय आयतन, एक उच्चवसन में बलपूर्वक फेफड़ों से बाहर निकाली गई वायु का आयतन ही उच्चवसन आरक्षीय आयतन कहलाता है, और इसका मान 1000 से 1100 ml होता है। लास्ट अवशिष्ट आयतन, एक उच्चवसन में बलपूर्वक वायु को फेफड़ों से बाहर निकालने के बाद फेफड़ों में बची हुई वायु का आयतन ही अवशिष्ट आयतन कहलाता है। इसका मान 1100 से लेकर के 1200 ml तक होता है। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसे नोट कर लीजिए। आयतन के बाद में हमारा जो टॉपिक है वो है श्वसन संबंधी क्षमताएं। श्वसन संबंधी क्षमताएं जो होती है उनमें मुख्यतः जो है 5 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो है निःश्वसन क्षमता। निःश्वसन क्षमता को इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और IC भी कहा जाता है। अब क्या है ये कि वायु की
वह अधिकतम मात्रा जो एक निःश्वसन में ग्रहण की जाती है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक निःश्वसन में ग्रहण की जाती है उसे निःश्वसन क्षमता कहते हैं। और इसका मान क्या होता है, यानी कि IC बराबर है TV प्लस IRV। TV मतलब टाइडल वॉल्यूम जिसको ज्वारीय आयतन भी कहा जाता है, और IRV जिसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या निःश्वसन आरक्षी आयतन भी कहा जाता है। अगर इन दोनों का योग कर दिया जाए यानी कि 500 ml प्लस 3000 ml, तो जो हमें योगफल प्राप्त होता है 3500 ml, यही जो मान है ये मान निःश्वसन क्षमता का मान कहलाता है। तो निःश्वसन क्षमता जो है वो 3500 ml होती है। उसके बाद में आता है उच्च वसन क्षमता जिसको एक्सपायरेटरी कैपेसिटी या ECB कहा जाता है। तो बिल्कुल निःश्वसन क्षमता का विपरीत है। निःश्वसन क्षमता में जहां वायु को ग्रहण किया जाता है अधिकतम मात्रा में, तो इसमें क्या किया जाएगा, अधिकतम मात्रा में वायु को बाहर निकाला जाएगा। तो परिभाषा क्या बनती है कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक उच्च वसन में बाहर निकाली जाती है उसे उच्च वसन क्षमता कहते हैं। और इसका मान क्या निकलता है कि EC बराबर TV प्लस ERV। TV ज्वारीय आयतन, ERV उच्च वसन आरक्षीय आयतन, और इन दोनों का योग जब किया जाता है तब हमें जो संख्या प्राप्त होती है, मान जो प्राप्त होता है वो होता है 1600 ml। तो जो 1600 ml जो है ये मान है उच्च वसन क्षमता का। फिर उसके बाद में आती है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता जिसको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी या FRC भी कहा जाता है। एक उच्च वसन में फेफड़ों से जो वायु बाहर निकाल दी जाती है तो उसके बाद भी कुछ वायु की मात्रा जो होती है फेफड़ों में बची हुई रह जाती है, तो वो बची हुई जो वायु की मात्रा होती है उसे ही क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता कहते हैं। और इसका मान क्या निकलता है, FRC बराबर होता है ERV यानी उच्च वसन आरक्षी आयतन प्लस RV यानी कि अवशिष्ट आयतन। और इन दोनों का जो योग निकलता होता है 1100 ml प्लस 1200 ml बराबर होता है 2300 ml, और यही 2300 ml जो मान है ये मान होता है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता का। ठीक है विद्यार्थी, आप लोग इसे नोट कीजिए। निःश्वसन क्षमता, उच्च वसन क्षमता, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता के बाद में चौथे नंबर पे जो क्षमता आती है उसे कहते हैं जैव क्षमता। जैव क्षमता को वाइटल कैपेसिटी और VC भी कहा जाता है। क्या है VC? सामान्य श्वसन प्रक्रिया में निःश्वसन के दौरान अधिकतम ग्रहण की गई और वायु की मात्रा, और इसी प्रकार अधिकतम उच्च वसन के द्वारा अधिकतम बाहर निकाली गई वायु की मात्रा को ही जैव क्षमता कहते हैं। यानी कि VC बराबर होता है TV प्लस IRV प्लस ERV। TV यानी ज्वारीय आयतन, IRV निःश्वसन आरक्षीय आयतन और ERV उच्च वसन आरक्षीय आयतन। इन तीनों का जो योग होता है और जो योग में जो मान प्राप्त होता है वही मान जैव क्षमता का मान कहलाता है। यानी कि TV का मान है 500 ml, IRV का मान है 3000 ml और ERV का मान होता है 1100 ml। अब इन तीनों का योगफल जो प्राप्त होता है वो है 4600 ml, और ये 4600 ml ही जो है जैव क्षमता का मान कहलाता है। एक बार फिर से समझिएगा, जैव क्षमता का तात्पर्य क्या होता है कि सामान्य श्वसन प्रक्रिया में निःश्वसन के दौरान अधिकतम ग्रहण की गई वायु की मात्रा और उच्च वसन के दौरान अधिकतम बाहर निकाली गई वायु की मात्रा को ही जैव क्षमता कहते हैं। यानी VC बराबर TV प्लस IRV प्लस ERV, और इनका जो तीनों का जो योग होता है वो होता है 4600 ml, और यही 4600 ml जो है ये जैव क्षमता यानी VC का मान कहलाता है। फिर आती है 5वें नंबर पर फेफड़ों की कुल क्षमता जिसको टोटल लंग्स कैपेसिटी या TLC भी कहा जाता है। अब फेफड़ों में प्रयास पूर्वक और अधिकतम मात्रा में भरी गई वायु की कुल मात्रा को ही फेफड़ों की कुल क्षमता कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है कि फेफड़ों में प्रयास पूर्वक अधिकतम मात्रा में भरी गई वायु की कुल मात्रा को ही फेफड़ों की कुल क्षमता कहते हैं। और TLC यानी फेफड़ों की कुल क्षमता जो होती है वो VC प्लस RV यानी वाइटल कैपेसिटी जिसको जैव क्षमता कहते हैं, RV जिसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है,
इन दोनों का जो योग होता है यानी 4600 ml प्लस 1200 ml जो प्राप्त होता है 5800 ml, और यही जो होता है 5800 ml का जो मान होता है यही फेफड़ों की कुल क्षमता कहलाता है। तो इस प्रकार श्वसन संबंधी क्षमताएं जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। पहली पढ़ी हमने निःश्वसन क्षमता, दूसरी पढ़ी हमने उच्च श्वसन क्षमता, तीसरी पढ़ी हमने क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, चौथी जैव क्षमता और पांचवी फेफड़ों की कुल क्षमता। आप इसे नोट कीजिए। अगला टॉपिक जो है वो है कृत्रिम श्वसन। कृत्रिम श्वसन कब दिया जाता है? जैसे मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई, जैसे व्यक्ति डूब रहा है और किसी को विद्युत प्रघात लग गया, एक्सीडेंट हो गया, या कोई अन्य कारण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से मान लीजिए उस व्यक्ति की सांस रुक जाती है। अब व्यक्ति की सांस रुक गई लेकिन उसका जो हृदय है वो स्पंदन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन दे करके उसकी जान बचाई जा सकती है। तो कृत्रिम श्वसन कब किया जाता है कि मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई और उस दुर्घटना की वजह से व्यक्ति की जो सांस है वो सांस रुक जाती है। व्यक्ति मरा नहीं है, व्यक्ति जीवित है, सांस रुक गई है, लेकिन उसका जो हृदय है, हृदय जो स्पंदन जो है वो हृदय स्पंदन उसका जारी रहता है। तब ऐसी स्थिति में कृत्रिम श्वसन देकर के उस व्यक्ति के जीवन की रक्षा की जा सकती है। अब कृत्रिम श्वसन में हालांकि बहुत सी विधियां प्रचलित है, लेकिन जो सबसे अधिक जो प्रचलित विधि है वो है मुख से मुख श्वसन विधि। मुख से मुख श्वसन विधि ये सबसे अधिक प्रचलित विधि है। अब मुख से मुख प्रचलित विधि में क्या किया जाता है? सबसे पहले जो रोगी व्यक्ति जो होता है उस रोगी व्यक्ति को सीधा लेटा दिया जाता है। सीधा लेटाने के बाद में क्या किया जाता है कि एक हाथ जो होता है, एक हाथ को उसके ललाट पर यानी कि उसके माथे पर रखा जाता है और दूसरे हाथ को जो है उस रोगी व्यक्ति की गर्दन के नीचे रखा जाता है। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं कि जो रोगी व्यक्ति की जो गर्दन जो है वो थोड़ी सी ऊपर उठाते हैं, यानी कि रोगी व्यक्ति की गर्दन को ऊंचा करते हैं। अब ऊंचा करने से क्या होता है कि रोगी व्यक्ति की गर्दन खींचती है और खींचने से क्या होता है कि जो जीभ जो होती है और जीभ पश्च भाग में जो गले से चिपकी हुई होती है वो अलग हो जाती है, जिससे श्वसन मार्ग खुल जाता है। इतना करने के बाद में क्या करना होता है कि जो हाथ हमने उसके माथे पे रखा था अब उस रोगी व्यक्ति का नाक जो होता है उस हाथ की सहायता से बंद कर देंगे और रोगी व्यक्ति के मुख पर अपना मुख रखते हैं और इस प्रकार से रखा जाता है मुख की वायु का अवकाश बिल्कुल भी ना रहे, यानी वायुरोधी एक स्थिति उत्पन्न हो जानी चाहिए। और फिर उसके पश्चात क्या किया जाता है कि 1 मिनट में 12 बार, 1 मिनट में कम से कम 12 बार ज्वारीय आयतन से दोगुनी मात्रा में हवा जो है उसके फेफड़ों में भरी जाती है। 1 मिनट में 12 बार ज्वारीय आयतन से दोगुनी मात्रा में उसके मुख में हवा भरी जाती है और उसके बाद में क्या किया जाता है कि उसके नाक को और उसके मुख को खुला छोड़ दिया जाता है और उस रोगी व्यक्ति में उच्च श्वसन हो रहा है उसकी जांच की जाती है। ऐसा थोड़ी देर किया जाता है तो रोगी व्यक्ति की जो श्वसन प्रक्रिया है वो सामान्य हो जाती है और वो सांस लेना शुरू कर देता है। इस प्रकार से हम कृत्रिम श्वसन देकर के यानी कि मुख से मुख विधि के द्वारा हम किसी व्यक्ति की जान को बचा सकते हैं। हालांकि आज वर्तमान समय में बहुत से ऐसे यांत्रिक उपकरण उपलब्ध है जिसकी सहायता से कृत्रिम श्वसन प्रदान करके किसी व्यक्ति की जान को बचाया जा सकता है। अब कृत्रिम श्वसन के पश्चात जो अगला टॉपिक जो इस चैप्टर में आता है वो टॉपिक जो है उसको कहा जाता है श्वसन संबंधी समस्याएं।
अब श्वसन संबंधी समस्याएं जो होती है, इनमें सामान्यतः श्वसन से संबंधित जो रोग होते हैं, दोष होते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसमें सबसे पहला जो रोग है, समस्या है, वो है अस्थमा, जिसको दमा भी कहा जाता है। अब अस्थमा और दमा ये बहुत ही प्रचलित नाम है, जो सामान्य तौर पर आप लोगों ने सुने होंगे। क्या होता है अस्थमा और दमा के दौरान? कई बार क्या होता है कि धुआं, मिट्टी, परागकण, खाद्य पदार्थ या अन्य एलर्जी कारक, इनकी वजह से कई बार क्या होता है कि अस्थमा का दौरा पड़ता है। अब अस्थमा का जब दौरा पड़ता है तब क्या होता है कि व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। अब सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि जो श्वसनी जो होती है, श्वसनी में सूजन आ जाती है। श्वसनी में सूजन आ जाती है और श्वसनी में सूजन आने के साथ साथ में अत्यधिक मात्रा में जो है श्लेष्मा का स्त्रावण होता है। श्लेष्मा का स्त्रावण होने के साथ साथ में जो श्वसनी जो है, श्वसनी का जो मार्ग जो होता है वो संकरा हो जाता है। और श्वसनी का मार्ग संकरा होने के साथ साथ में जब उच्छ्वसन का मतलब जानते हैं, जब वायु बाहर निकाली जाती है फेफड़ों से, तो उस उच्छ्वसन के समय में सीटी बजने जैसी आवाज आने लगती है, लगातार खांसी चलने लगती है। तो ये सारे लक्षण जो होती है, ये लक्षण दिखाई देते हैं अस्थमा में और दमा में। अब कैसे बचाव किया जाए? बचाव का एक तरीका तो ये है कि एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारकों से थोड़ा दूर रहा जाए, और उसके साथ साथ में जो एंटीबायोटिक और ब्रोंकोडाइलेटर और जो एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती है, उन एंटीबायोटिक और ब्रोंकोडाइलेटर दवाइयों का अगर सेवन किया जाए तो अस्थमा से यानी दमा से बचाव किया जा सकता है। तो फिर से समझिएगा, श्वसन संबंधी समस्या में सबसे पहली जो समस्या आती है वो है अस्थमा और दमा। धुआं, मिट्टी, परागकण, खाद्य पदार्थ और बहुत से ऐसे अन्य एलर्जी कारक होते हैं जिसकी वजह से अस्थमा का दौरा पड़ने लगता है। सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। क्यों? क्योंकि श्वसनी में सूजन आ जाती है, श्लेष्मा का स्त्रावण अधिक मात्रा में होने लगता है और श्वसनी का मार्ग क्या हो जाता है? संकरा हो जाता है। और उच्छ्वसन के समय में सीटी बजने जैसी आवाज उत्पन्न होने लगती है, लगातार खांसी होने लगती है। तो ये सामान्य लक्षण जो है एक अस्थमा के और दमा के मरीज में दिखाई देते हैं। बचाव का एक तरीका यह है कि एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारकों से बचा जाए और ब्रोंकोडाइलेटर और एंटीबायोटिक दवाइयों का सेवन किया जाए। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो आता है उसको कहा जाता है श्वसनी शोथ, और इसे ब्रोंकाइटिस भी कहा जाता है। श्वसनी शोथ या ब्रोंकाइटिस सामान्यतः उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो धूम्रपान करते हैं। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, इन व्यक्तियों में ये श्वसनी शोथ नामक जो रोग है ये उत्पन्न होता है। अब श्वसनी शोथ जो रोग उत्पन्न होता है, इसमें भी एक समस्या ये उत्पन्न होती है कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो श्वसनी जो है, श्वसनी में सूजन आती है। सूजन आने के साथ साथ में श्लेष्मा का स्त्रावण जो है वो अधिक होने लगेगा और हरा पीला कफ जो है ये उत्पन्न होने लगता है। लगातार जो है खांसी चलने लगती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। तो अब इसका बचाव क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है? कि अगर धूम्रपान से दूर रहें
तो धूम्रपान से दूर रह करके, धूम्रपान न करके इस श्वसनीय शोथ नामक रोग से हम अपना बचाव कर सकते हैं। तीसरा जो रोग आता है उसे कहा जाता है वात स्फीति। वात स्फीति, और इसे एम्फीसीमा रोग भी कहते हैं। सामान्यतः ये रोग भी धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में ही पाया जाता है, लेकिन जब सामान्य से अधिक मात्रा में, सामान्य से अधिक मात्रा में धूम्रपान किया जाता है तो इस धूम्रपान करने से जो वायु कूपिकाएं जो होती है, वायु कूपिकाओं की जो भित्तियां जो होती है वो भित्तियां नष्ट होने लगती है। और वायु कूपिकाओं की भित्तियों के नष्ट होने की वजह से जो श्वसनीय सतह का क्षेत्रफल जो है, वो श्वसनीय सतह का क्षेत्रफल कम हो जाता है। इसके साथ में ही जो फेफड़े जो होते हैं, फेफड़ों में तंतुमय संयोजी ऊतकों की मात्रा बढ़ जाती है। इससे जो फेफड़ों की जो प्रत्यास्थता होती है, प्रत्यास्थता का मतलब तो आप जानते होंगे, जो लचीलापन जो होता है, प्रत्यास्थता जो है, उस फेफड़ों की प्रत्यास्थता में कमी आ जाती है और उच्छ्वसन सही तरीके से नहीं हो पाता है। जब उच्छ्वसन सही तरीके से नहीं हो पाता है तो उच्छ्वसन के बाद भी फेफड़ों में वायु भरी रह जाती है। इसके साथ में जो श्वसनी और श्वसनिकाएं जो होती है, श्वसनी और श्वसनिका में सूजन आ जाएगी, श्लेष्मा का स्त्रावण अधिक होने लगता है और इसके साथ साथ में लगातार जो है खांसी भी चलने लगती है और सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। ये सारे लक्षण जो है वात स्फीति और एम्फीसीमा में दिखाई देते हैं। बचाव का तरीका यही है कि ब्रोंकोडायलेटर और इसके साथ में जो एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ जो है, इन दवाइयों का सेवन किया जाए तो काफ़ी हद तक जो है इस रोग से जो है बचाव किया जा सकता है। तो वात स्फीति या एम्फीसीमा क्या है कि सामान्य से जब अधिक मात्रा में धूम्रपान किया जाता है तब ऐसे व्यक्तियों के फेफड़ों में उपस्थित जो वायु कूपिकाएं होती हैं, उन वायु कूपिकाओं की भित्तियां नष्ट होने लगती है। परिणाम ये उत्पन्न होता है कि श्वसनीय सतह का क्षेत्रफल कम हो जाता है, फेफड़ों में तंतुमय संयोजी ऊतकों की मात्रा बढ़ जाती है, फेफड़ों की प्रत्यास्थता में कमी आ जाती है और उच्छ्वसन सही तरीके से नहीं हो पाता। तो उच्छ्वसन के बाद भी फेफड़ों में वायु क्या है, भरी रह जाती है। श्वसनी और श्वसनिका में सूजन उत्पन्न हो जाती है, श्लेष्मा का स्त्रावण अधिक होने लगता है, खांसी चलने लगती है, सांस लेने में कठिनाई जो है उत्पन्न होती है। ये सारे लक्षण वात स्फीति में दिखाई देते हैं। ब्रोंकोडायलेटर और एंटीबायोटिक दवाइयों का सेवन करके इससे बचाव किया जा सकता है। नोट करना चाहते तो आप नोट कर लीजिए। अगली जो श्वसन संबंधी जो समस्या है वो है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया एक जीवाणु जनित रोग होता है जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिक नामक जीवाणु के
द्वारा उत्पन्न होता है। जब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जीवाणु का संक्रमण फेफड़ों में हो जाता है तब उत्पन्न रोग ही न्यूमोनिया कहलाता है। अब इस रोग में क्या होता है कि जो फेफड़ों में उपस्थित जो वायु कूपिकाएं होती है, उन वायु कूपिकाओं में मृत कोशिकाएं जैसे कि श्वेताणु जो है और तरल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो वायु कूपिकाओं जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है, उन वायु कूपिकाओं में जब तरल बढ़ जाता है और उसमें मृत कोशिकाएं श्वेताणु की मात्रा बढ़ जाती है, तब सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और साथ में ऑक्सीजन का जो है अभाव होने लगता है। सामान्यतः यह जो समस्या जो है वृद्ध और बच्चों में उत्पन्न होती है। अधिक मात्रा में जो है वृद्ध और बच्चों में ही यह रोग जो है देखने को मिलता है। तो ब्रोंकोडायलेटर और एंटीबायोटिक दवाइयों का सेवन करके न्यूमोनिया का जो है उपचार किया जाता है। फिर उसके बाद में अगली जो समस्या उत्पन्न होती है श्वसन से संबंधित हुआ है फेफड़ों का कैंसर। सामान्य तौर पर धूम्रपान करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो लगातार सिगरेट का सेवन करते रहते हैं, धूम्रपान करते रहते हैं, लेकिन सिगरेट का धुआं जो होता है बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि उस धुएं में कई ऐसे हानिकारक रसायन उपस्थित होते हैं और ये रसायन क्या करते हैं कि जो श्वसनी और श्वसनी तथा श्वसनिका में अनियमित कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं। तो श्वसनी और श्वसनिका की जो श्लेष्मा उपकला जो होती है उनमें अनियमित कोशिका विभाजन होता है और परिणाम ये निकलता है कि वहां पर फेफड़ों में गांठ उत्पन्न हो जाती है और इसे ही कैंसर कहा जाता है। फिर अगली जो समस्या जो आती है वो है सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस। ये सामान्यतः उन लोगों में पाई जाती है समस्या जो सिलिका और एस्बेस्टस की खान में कार्य करते हैं, क्योंकि खान में जब ये कार्य करते हैं तो खनन क्रिया होती है और खनन क्रिया के परिणाम स्वरूप जो सूक्ष्म कण जो वातावरण में फैलते हैं वो सूक्ष्म कण जो होते हैं वायु के साथ में हमारी सांस के द्वारा फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और फेफड़ों में पहुंच करके ये सूक्ष्म कण जो होते हैं फेफड़ों के ऊतकों को क्षतिग्रस्त करने लगते हैं। फेफड़ों में तंतुमय ऊतकों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है जिसे फाइब्रोसिस कहा जाता है। फिर सूजन उत्पन्न हो जाती है। ये एक असाध्य रोग हो जाता है और इसका बचाव का एक ही तरीका है कि जो कार्य करने वाले जो व्यक्ति है कार्य करते समय अपने नाक और मुख को अगर मास्क से ढक करके रखें और उसके साथ में कार्य करें तो वो सूक्ष्म कण जो होते हैं वो सांस के द्वारा फेफड़ों में नहीं पहुंच पाएंगे और इस तरीके से इस सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस नामक बीमारी से जो है अपना बचाव किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ में जो 23वां चैप्टर था मानव श्वसन तंत्र वो आज कंप्लीट होता है। धन्यवाद।